आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर स्टोइकियोमेट्री में आ गए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी यूजफुल थ्रू आउट केमिस्ट्री। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट क्या होता है? ये जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, इक्विवेलेंट इसका मतलब हम ऐसे दो स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हैं जो एक जैसे हैं, पैरेलल हैं, है ना। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं जैसे हमारे बॉलीवुड में जो अमिताभ बच्चन साहब हैं वो मिलेनियम स्टार बिग बी फेमस हैं और बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट उनके जितने भी सीरियल्स हैं, उनके जितने भी बॉलीवुड में फिल्म हैं, वो सब सुपर हिट हुई हैं। उसके बाद जैसे शाहरुख खान साहब आए, सलमान खान साहब आए, आमिर खान साहब आए, तो धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि जो अमिताभ बच्चन साहब हैं उनके जैसे शाहरुख खान, आमिर खान साहब हैं, आमिर खान जैसे हैं, है ना। नाउ मैंने यहां पर टर्म यूज किया है जैसे हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन ही है ना। शाहरुख खान साहब अमिताभ बच्चन साहब जैसे हैं, मतलब इक्विवेलेंट हैं। तो केमिस्ट ने भी इक्विवेलेंट को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए एक एटम, ऑब्वियसली वो एटम, जैसे अभी हम एटॉमिक मास में भी सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को ही स्टैंडर्ड माने थे, तो केमिस्ट ने भी इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए हाइड्रोजन के 1 मोल एटम को स्टैंडर्ड मान लिया है। यह मैं आपको ओल्ड डेफिनेशन बता रहा हूं इक्विवेलेंट की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए केमिस्ट ने 1 मोल हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले यह मान लिया कि यह 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम है, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम। ये देखिए ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम आज के बाद से 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम के नाम से जाना जाएगा। ऐसा केमिस्ट ने सबसे पहले इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए अज्यूम कर लिया। नाउ अब उन्होंने इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम, जिसको उन्होंने 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम अज्यूम किया, उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने दूसरे जितने भी एटम्स हैं उनके 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन करना स्टार्ट किया। वो कौन से एटम्स थे? जो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ इजीली कंबाइन हो सकते थे। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे क्या कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस is that mass of it which directly combines with 1 mole of hydrogen atom. 1 mole of hydrogen atom, that is 1 equivalent of hydrogen atom. One equivalent of hydrogen atom, or which directly replaces 1 mole of hydrogen atom in given chemical reaction. Given chemical reaction, ये replaces 1 mole of hydrogen atom in given chemical reaction। इसका भी क्या मीनिंग है वो भी बच्चों मैं आपको अभी आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो केमिस्ट ने 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस को डिफाइन कुछ ऐसे किया है, ये वो मास है उस सब्सटेंस का, मास उस सब्सटेंस का जो 1 मोल हाइड्रोजन एटम
जिसको केमिस्ट ऑलरेडी 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम अज्यूम कर चुके थे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं यहां हाइड्रोजन से कंबाइन होने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमको नेचर में देखने को मिलते हैं, केमिस्ट ने सबसे पहले उनके ही 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन करना स्टार्ट किया। जैसे HCl ले लेते हैं। देखिए, अभी हम रिडॉक्स रिएक्शन में भी HCl को डिस्कस करके आए थे, एसिड है ना HCl। क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन एटम 1 मोल क्लोरीन एटम से कंबाइन हो रहा है। हियर 1 मोल क्लोरीन एटम directly combines with 1 mole of hydrogen atom। इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से 1 मोल क्लोरीन एटम कंबाइन हो रहा है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम को हमने 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन अज्यूम कर रखा है। क्यों बच्चों? ठीक है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से कंबाइन होने वाला 1 मोल क्लोरीन एटम है, इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं हेंस 1 मोल जो क्लोरीन एटम है, हम आज के बाद इसी को 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम बोलेंगे। इट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन एटम। ये देखिए, क्योंकि 1 मोल क्लोरीन एटम 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुआ, मतलब 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ। तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान साहब दोनों को अगर एक जैसा मान लिया जाए, तो यहां पे 1 मोल हाइड्रोजन एटम से अब किसी भी दूसरे एटम का जितना मोल एटम कंबाइन होगा वही उसका 1 इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए 1 मोल क्लोरीन एटम नाउ ऑनवर्ड्स 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम के नाम से जाना जाएगा। एंड ये जो 1 इक्विवेलेंट हमने क्लोरीन एटम डिफाइन किया, इसका जो मास है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में यहां पे ये लिखा था कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस इज दैट मास ऑफ इट, तो हमने सबसे पहले 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम को डिफाइन कर दिया। इट इज नथिंग बट इट इज 1 मोल क्लोरीन एटम एंड ऑल्सो मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन एटम। तो बच्चों, ये जो मास होगा ये किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली जो 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम है, इट इज नथिंग बट इट इज 1 मोल क्लोरीन एटम। तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन एटम। ये देखिए, और आपको पता है 1 मोल क्लोरीन एटम का बच्चों मास कितना होता है? 35.5 ग्राम। ये देखिए, इट मींस ये इक्विवेलेंट मास भी है क्लोरीन का। तो इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन एटम। ये देखिए, क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी को? इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही हो गया, बिकॉज 1 मोल क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम। ओके, नाउ इस बेसिस पर हम अगर इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को बताना चाहें तो बच्चों कैसे बताओगे आप? बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन हो जाएगी इट इज मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। जैसे आपको याद होगा हमने ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बताई थी? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। तो वैसे ही इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, इट इज मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। एंड बिकॉज इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको भी हम हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस को हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस भी बोलेंगे। तो बच्चों ये टर्म मैं यहां पर मेंशन करूंगा। हां बच्चों, तो जैसा आपको मैं अभी वहां पर बता रहा था, मैं सबसे पहले यहां इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखता हूं। अभी हमने जो इक्विवेलेंट है उसकी डेफिनेशन को तो बता दिया था कि 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले इक्विवेलेंट मास।
जिसको हम आज के बाद यह भी बोला करेंगे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट मास, या हम इसको GEM, जैसे हमने गम ग्राम एटॉमिक मास या GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन किया है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज मास ऑफ वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस। जो भी वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस है उसका जो मास है हम उसको हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट मास। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज ग्राम। इसको भी हम हमेशा ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी भी यूनिट ग्राम होगी। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बोला था 1 मोल एटम ऑल्टरनेटिवली किस नाम से फेमस है? 1 ग्राम एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑल्टरनेटिवली किस नाम से फेमस है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इसीलिए यहां पर भी ऑल्टरनेटिवली, या हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 इक्विवेलेंट substance is alternatively known as 1 ग्राम equivalent substance। ये देखिए 1 ग्राम equivalent substance, that is 1 equivalent is nothing but it is equal to 1 ग्राम equivalent। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको हम आगे हमेशा फॉलो करेंगे कि 1 इक्विवेलेंट बोल लीजिए या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल लीजिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। इट इज मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। तो जैसे अभी हमने यहां पे क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास अगर डिफाइन किया तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्लोरीन के 1 इक्विवेलेंट का मास है 35.5 ग्राम। तो बच्चों यहां पे मैं एक फॉर्मूला और लिखूंगा और फिर कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर और ऑब्जर्व करेंगे। हां देखिए बच्चों, जैसे यहां मैं सेकंड एक टर्म मेंशन करूंगा, वो अभी हम यहां पर लिख चुके हैं, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जब भी मुझे इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं तो हमने, जैसे आपको याद होगा, हमने मोल एटम या ग्राम एटम को कैसे डिफाइन किया था? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वैसे अगर मैं इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा गिवन मास, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं ग्राम में, ये ग्राम में होगा गिवन मास, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास, इसको मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला जैसे हमने मोल एटम या ग्राम एटम का फॉर्मूला डिराइव किया था या मोल मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे बच्चों ये भी मैंने फॉर्मूला लिखा है W/E। इसको यहां पर सिंपली ऐसे लिख लेते हैं W/E। W हमेशा ग्राम में होगा और जो कैपिटल E है वो इक्विवेलेंट मास है। अभी हमने इक्विवेलेंट मास के डेफिनेशन में इसकी यूनिट लिखी थी ग्राम, तो पर इक्विवेलेंट। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास को क्या लिखा था यूनिट? ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या यूनिट लिखा था? ग्राम पर मोल। वैसे ही यहां पे अगर इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इसलिए आज के बाद जब भी तुमको इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो, हमेशा तुम W/E फॉर्मूला अप्लाई करना। नाउ ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, जैसे आपसे प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, अभी हमने क्लोरीन के 1 इक्विवेलेंट का मास 35.5 लिखा, तो आपसे जैसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स
gram equivalents are present in 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम। ये देखिए, आपसे इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पूछे जा रहे हैं, तो कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, इस प्रॉब्लम से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। अभी हमने यहां पे लिखा था कि अगर 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन होता, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन हैज वे कितना, 35.5 ग्राम। ये देखिए, तो आपको पता चल गया है कि 35.5 ग्राम 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन का मास है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज 35.5 ग्राम इज द मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन। तो देयरफॉर मुझे यहां पर गिवन है कि 71 ग्राम में कितना होगा, तो 71 ग्राम इज द मास ऑफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 35.5 मल्टीप्लाई बाय 71 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ये देखिए, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2 इक्विवेलेंट। ये देखिए, तो हमने सबसे पहले क्लोरीन के 1 इक्विवेलेंट के मास को स्टैंडर्ड मान लिया विद रेस्पेक्ट टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अब मैं हमेशा क्लोरीन के 1 इक्विवेलेंट मास को 35.5 ग्राम ही अज्यूम करूंगा। नाउ आप देख रहे हैं ये जो 2 इक्विवेलेंट क्लोरीन का आ गया यहां पे, ये तो आंसर है हमारा। कैसे आया, हमने जो भी हमको गिवन मास था बच्चों 71 ग्राम, ये गिवन मास था 71, डिवाइड बाय जो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास है उसको अभी हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास बोला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए 71 जो गिवन मास है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 35.5, इससे मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल गए। तो देखो बच्चों, जब भी तुमको इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने होंगे आज के बाद, हमेशा तुम सीधे इस फॉर्मूला पे आ जाया करना W/E। W जो भी गिवन मास है डिवाइड बाय E मतलब इक्विवेलेंट मास, जिसकी यूनिट ग्राम पर इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पर करके बताऊंगा। हाँ बच्चों, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल नंबर 2 में HBr लेता हूं। ये देखिए, अभी हमने जैसे HCl लिया वैसे HBr, तो HBr क्या देख रहे हैं हम यहां पर बच्चों, हम यहां पर देख रहे हैं कि जो 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम डायरेक्टली कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही देख रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, इट मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देयरफॉर क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन एटम से 1 मोल ब्रोमीन एटम कंबाइन हो रहा है, तो हम यहां पर कंक्लूजन कर सकते हैं हेंस 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम इज नाउ कंसिडर्ड एज व्हाट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन एटम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन एटम। ये देखिए, ये देखिए बच्चे, और इसलिए एंड ऑल्सो अगर तुम बच्चों यहां पर इक्विवेलेंट मास लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, तो जब तुम ब्रोमीन एटम का इक्विवेलेंट मास लिखोगे बच्चों तो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ब्रोमीन एटम। ठीक है, तो ब्रोमीन के 1 मोल एटम का मास 80 ग्राम होता है बच्चों, 80 ग्राम। इसका मतलब इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट मास भी हो गया ब्रोमीन का। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने में ऑक्सीजन भी बहुत आगे है, वाटर एक्सेस में मिलता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। इसका मतलब केमिस्ट ने ऑक्सीजन के भी 1 इक्विवेलेंट को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया, या फिर अमोनिया, इसमें भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और अमोनिया गैस मिलती है, तो इससे हम नाइट्रोजन के 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहां एग्जांपल नंबर 3 में
जैसे लिख रहा हूं वाटर H2O, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम यहां पर देख रहे हैं बिकॉज अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम लेता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद, कितने मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो रहा है, कंबाइंस विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखिए। लेकिन मुझे यहां कितने मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करना है, अगर मुझे ऑक्सीजन के 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है 1 मोल हाइड्रोजन एटम से, तो मैं इसलिए यहां पर लिखूंगा कि हाफ मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद अब हो जाएगा 1 मोल, दैट इज, इसी को हमने 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बोल रखा है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम या 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम से ऑक्सीजन कितना कंबाइन हो रहा है बच्चों, हाफ मोल कंबाइन हो रहा है। हेंस अब मैं अगर यहां 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन को डिफाइन करूंगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखिए, ये ऑक्सीजन के 1 इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आ गई वाटर में, जब हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल एटम से कंबाइन होता है। एंड ऑल्सो अगर हम यहां इक्विवेलेंट मास डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इज इक्वल टू मास ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ही 1 इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट मास जो ऑक्सीजन का होगा वो हाफ मोल ऑक्सीजन एटम के मास के इक्वल होगा। तो बच्चों कितना होगा, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो हाफ मोल का कितना होगा, 16/2, इसका मतलब 8 ग्राम। ये देखिए, ये आपको इक्विवेलेंट मास पता चल गया बच्चों, इक्विवेलेंट मास किसका, ऑक्सीजन का। यहां एक पॉइंट आप मुझसे पूछ सकते थे, नोटिसेबल है, कि सर अगर मैं H2O की जगह, यहां H2O2 ले लेता, सही बोल रहा हूं, है ना, दिमाग में चल रहा था, अगर मैं H2O की जगह H2O2 ले लेता, तो सर ऑक्सीजन के 1 इक्विवेलेंट की तो डेफिनेशन ही बदल जाती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों, ये जो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू हम हाइड्रोजन के 1 मोल एटम से डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अगर अमिताभ बच्चन साहब नहीं होते पिक्चर में, तो फिर हम कैसे उनकी एक्टिंग को किसी दूसरे बॉलीवुड स्टार के साथ कंपेयर करते। तो जो इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इसीलिए जो इक्विवेलेंट मास है, हम अभी आगे ऑब्जर्व करेंगे, वेरिएबल है। जैसे ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, ये हमेशा फिक्स है। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम, ये हमेशा फिक्स है। लेकिन इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट मास फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसे, वो आपको इसको देखकर भी समझ में आ रहा है। लेकिन केमिस्ट ने H2O2 को स्टैंडर्ड नहीं माना है, स्टैंडर्ड तो वाटर है। क्यों, क्योंकि वाटर एक्सेस में मिलता है ना, वाटर हर जगह मिलता है। क्या H2O2 हर जगह मिलती है क्या, नो, नहीं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास की है, वो हमेशा 8 ग्राम रहेगी, वो हम H2O2 के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करेंगे। हां, H2O2 मॉलिक्यूल में मैं ऑक्सीजन के 1 इक्विवेलेंट को जरूर डिफाइन कर सकता हूं। कैसे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम 2 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स इन H2O2, ठीक है।
तो देयरफॉर 1 मोल ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि इन H2O2 जो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा हूं वो मैं अभी 1 मोल हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल वाटर के बाद यहां पे डिस्कस करता हूं अमोनिया का। हां बच्चों, जैसे अगर मैं इसकी जगह नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर लेता हूं अमोनिया NH3, तो अमोनिया में हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल एटम हाइड्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज 1 मोल नाइट्रोजन एटम कंबाइंस विद 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन मुझे 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? 1/3 मोल नाइट्रोजन एटम कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होने वाले नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1/3 मोल। हेंस हम यहां पे फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन एटम है इट इज इक्वल टू 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ये देखिए, ये हम आज के बाद 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन की डेफिनेशन को फॉलो करा करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। 1/3 मोल नाइट्रोजन एटम के इक्वल होता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन। एंड अगर मैं इक्विवेलेंट मास आपसे पूछता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो क्या करोगे आप? जो भी 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास है कितना होता है? 14 ग्राम होता है। उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 14 ग्राम डिवाइड बाय 3। तो जब मैं इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन एटम का कैलकुलेट करूंगा तो जो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास है उसको बच्चों किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। तो 14 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 4.66 ग्राम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, व्हाट इज दिस? क्या है ये? इक्विवेलेंट मास है नाइट्रोजन एटम का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये अभी हमने अमोनिया में नाइट्रोजन को डिफाइन कर लिया, वाटर में ऑक्सीजन के 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन कर लिया, HCl में क्लोरीन के 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन कर लिया, HBr में ब्रोमीन के 1 इक्विवेलेंट को डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है H2S का। हां बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पर ले रहा था H2S का। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है यहां पे। और हम फिर यहां पर देख रहे हैं कि जो 1 मोल सल्फर एटम है कंबाइंस विद 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन हमको 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करना है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हाफ मोल सल्फर एटम कंबाइंस विद, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मोल, दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हाफ मोल सल्फर एटम 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है। हेंस यहां
वन इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे बच्चों तो क्या कर दोगे, वन इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर ये इक्वल होगा हाफ मोल ऑफ सल्फर एटम के। ये देखिए, ये हमने वन इक्विवेलेंट सल्फर को डिफाइन कर दिया। एंड अगर आप इक्विवेलेंट मास लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर, तो वो बच्चों किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली जो वन इक्विवेलेंट सल्फर है वो अब हाफ मोल सल्फर के नाम से फेमस हो गया है, तो इसलिए ये इक्वल होगा 1/2 और सल्फर के एक मोल एटम का मास 16 ग्राम होता है या 32, कितना होता है बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास मैंने आपको टेबल बनवाई थी, याद होनी चाहिए अब। तो 1 मोल सल्फर एटम का मास 32 ग्राम होता है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 16 ग्राम। ये देखिए, ये हमने इक्विवेलेंट मास को यहां डिफाइन कर दिया है सल्फर के। तो जैसे आपसे बच्चों पूछा जाए हाउ मेनी इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट are present in 64 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर मैं 64 ग्राम सल्फर के लेता हूं तो उसमें कितने इक्विवेलेंट या कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ये अभी हमने डिफाइन किया है, बोथ आर सेम। तो देखिए, वन इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट मास होता है वो तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का होता है, इसका मतलब जो 16 ग्राम मास है सल्फर का वो इसके वन इक्विवेलेंट का है। तो 64 ग्राम में कितने होंगे, क्या आंसर आएगा, 4 इक्विवेलेंट। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला भी लिखा था बच्चों, मैं आपको उससे अब सॉल्यूशन बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे जब मैंने आपको बताया था अभी कि इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था, गिवन मास, जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया था ग्राम में, ठीक है, और डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास, मतलब वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास, जिसकी यूनिट हमने क्या लिखी थी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये देखिए, तो यहां गिवन मास W आपको 64 ग्राम गिवन है, डिवाइड किससे करोगे, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ये लिखा हुआ है सल्फर का 16 ग्राम, तो देखिए 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा 4 इक्विवेलेंट। ये देखिए बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो ये केमिस्ट ने वन इक्विवेलेंट दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन के वन इक्विवेलेंट को डिफाइन कर दिया, ऑक्सीजन के वन इक्विवेलेंट को डिफाइन कर दिया, नाइट्रोजन के वन इक्विवेलेंट को डिफाइन कर दिया। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होगा तो फिर उसके वन इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो केमिस्ट के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, इसीलिए उन्होंने वन इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा और क्या किया, मॉडिफाई किया। तो अब मैं यहां पर मॉडिफाई डेफिनेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट को ऐसे लिखूंगा, ये देखिए, मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, किसी भी सब्सटेंस का वन इक्विवेलेंट वो मास है जो 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होगा, या 1 मोल क्लोरीन एटम से कंबाइन होगा, या हाफ मोल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होगा, या 1/3 मोल नाइट्रोजन एटम से कंबाइन होगा। ये देखिए, डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर दिया गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ साथ स्टैंडर्ड क्लोरीन एटम आ गया, नाइट्रोजन एटम आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया। तो किसी भी एलिमेंट के वन इक्विवेलेंट को अब मैं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकूंगा, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकूंगा, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकूंगा, ठीक है।
तो मैं ये डेफिनेशन यहां लिखता हूं, इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। वन इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस is that mass of it which directly combines with 1 mole of hydrogen atom. 1 mole hydrogen atom, that is 1 equivalent of hydrogen atom, or with 1 mole chlorine atom, that is 1 equivalent of chlorine atom, 1 equivalent of chlorine atom, or with half mole of oxygen atom, और हाफ मोल को हमने कितना अज्यूम कर रखा है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम, और विद 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, दैट इज ये भी 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम है। ये देखिए बच्चों, तो ये हमने 1 इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है उसको अब मॉडिफाई कर दिया है। हम सबसे पहले 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंस को ऐसे डिफाइन किए थे, दैट मास ऑफ इट विच डायरेक्टली कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आज के बाद हम इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में तो याद रख ही सकते हैं, या फिर किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट वो है जो 1 मोल क्लोरीन एटम से कंबाइन हो सकता है, मतलब 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन एटम से, या जो हाफ मोल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो सकता है, मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम से, और 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम से कंबाइन हो सकता है। इट मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम से। तो सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है अब 1 इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी, ठीक है। और हमने जो इक्विवेलेंट मासेस लिखे हैं वो मैं चाहूंगा कि आप याद रख लीजिए। क्या? एटलीस्ट इनको तो आप याद रख ही सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा बच्चों क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास। तो हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखें, ये देखिए, ये हमने एवरेज एटॉमिक मास पे डिफाइन किया है 1.008। जनरली हम 1 ग्राम ले लेते हैं। इसकी जगह अगर मैं इक्विवेलेंट मास क्लोरीन एटम का लिख रहा हूं, तो अभी हमने इसको डिफाइन किया था 35.5 ग्राम। इसकी जगह अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन एटम का लिख रहा हूं, तो हमने इसको कितना डिफाइन किया? 8 ग्राम विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और ऐसे ही अगर मैं इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन एटम का डिफाइन करता हूं, तो हमने इसको कितना डिफाइन किया? 4.66 ग्राम। ऐसे ही अगर हम सल्फर की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास सल्फर का ये हमने कितना डिफाइन किया है बच्चों? ये हमने डिफाइन किया 16 ग्राम। ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहां पर फिर आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि 1 इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का तब कैसे डिफाइन करोगे जब ना तो वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, ना क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, ना ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, ना नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो केमिस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 1 इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के वो नए नए टेक्निक्स को बनाते गए, ठीक है। तो वो टेक्निक्स क्या हैं, वो मेथड्स क्या हैं, वो फॉर्मूला क्या हैं, वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर जाऊं, मैं आपको
कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर इक्विवेलेंट से और रिलेटेड बता देता हूं। हाँ तो बच्चों, जैसे यहां पर मैं ये प्रॉब्लम लिख रहा हूं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम और इन वन इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको यह क्लियर है ही, मैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करूंगा। मुझे वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकालने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। वन इक्विवेलेंट मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम में निकालने हैं। ये देखिए, ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब आप गुरु मंत्र को याद करिए। ये देखिए, फिर गुरु मंत्र आ गया। क्या है गुरु मंत्र? मुझे पता है कि अगर 1 मोल, क्योंकि हाइड्रोजन, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो H2 होती है, दैट इज H2 गैस। तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं होता, H2 गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो मैं गुरु मंत्र यहां पर अप्लाई करूंगा कि अगर 1 मोल H2 मॉलिक्यूल होता, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होते। ये 2 मोल हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। और इसमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते। ये देखिए, तो आपको ये पता चल गया कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल मींस एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल मींस 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने होंगे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो देयरफॉर 1 मोल हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 2। ये देखिए, मॉलिक्यूल्स पता चल गए। तो आपका आंसर आ गया। आप इसलिए यहां पर कंक्लूड करेंगे कि जो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जिसको हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 2। ये देखिए, Na डिवाइड बाय 2, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट आंसर है। अब ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम डिफाइन करूंगा, तो ऑक्सीजन एटम के रेस्पेक्ट में क्या है इसका 1 इक्विवेलेंट? हम अभी पढ़ के आए हैं 1 इक्विवेलेंट जो ऑक्सीजन एटम है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखिए, और फिर गुरु मंत्र यहां पर अप्लाई कर दोगे। सबसे पहले हम, क्योंकि ऑक्सीजन भी नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो गुरु मंत्र क्या होगा? अगर
वन मॉलिक्यूल, वन मोल, अगर वन मोल O2 मॉलिक्यूल अगर है, इसका मतलब 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑब्वियसली एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ O2 के। तो जब 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल O2 के हैं, तो हाफ मोल ऑक्सीजन एटम होंगे तो कितने होंगे? तो हम यहां पे लिख देंगे बिकॉज 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स कंटेन Na molecules of O2, तो देयरफॉर अगर हाफ मोल ऑक्सीजन एटम होंगे तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये देखिए, तो मेरा आंसर यहां पर आ गया। मुझे 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन में निकालने थे, कितने मॉलिक्यूल हैं? तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। और ऐसे ही विद रेस्पेक्ट टू, अगर आप नाइट्रोजन एटम डिफाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप नाइट्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह क्लियर है कि जो 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन एटम है वो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। और फिर मैं गुरु मंत्र यहां पर अप्लाई करता हूं। हां बच्चों, जैसे अब मैं यहां पे गुरु मंत्र लिखूंगा, तो क्या है गुरु मंत्र? अगर 1 मोल N2 होता है, यहां पे N2B मतलब नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो किसके इक्वल होता है? ये 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स के इक्वल है। और 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल N2 के हैं? ऑब्वियसली 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं। ये देखिए, तो आपको फिर पता चल गया कि जब 2 मोल नाइट्रोजन एटम है तो इतने मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे 1/3 मोल नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स कंटेन Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो देयरफॉर अगर 1/3 मोल नाइट्रोजन एटम होगा तो कंटेन Na डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये देखिए, तो आपका अब आंसर कितना आ गया? देयरफॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ जो नाइट्रोजन एटम है उसमें मॉलिक्यूल्स आपको पता चल गए Na/6 मॉलिक्यूल्स, ये आपको पता चल गया। देखिए, तो ये डेफिनेशन इसलिए बहुत यूजफुल है बच्चों कि 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एटम क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन एटम क्या होता है। तो अब मैं फॉर्मूलाज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसे अब मैंने यहां पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं बच्चों, और इसके लिए अब मैं यहां पर कुछ फॉर्मूला को सेट कर दूंगा। जब भी इनमें से जो भी स्पीसीज हमको देखने को मिलेंगी, मैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू बहुत इजीली इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहले यहां केस 1 में हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम। अगर मैं एटम का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहता हूं, कोई भी मुझे एटम गिवन है और मैं उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जो इक्विवेलेंट मास है हमने उसको E से रिप्रेजेंट कर रखा है,
ई ऑफ एटम मतलब एटम का इक्विवेलेंट मास, इसका जो भी ग्राम एटॉमिक मास होगा, गम, जिसकी यूनिट हमने लिख रखी है ग्राम पर मोल, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा वैलेंसी ऑफ गिवन एटम से। मतलब जब भी हमको एटम के रेस्पेक्ट में किसी का इक्विवेलेंट मास चेक करना है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आज के बाद। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे एग्जांपल, अगर मैं इक्विवेलेंट मास यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन का, तो ग्राम एटॉमिक मास जो इसका 1 ग्राम है, ठीक है बच्चों, और डिवाइड बाय हाइड्रोजन की जनरली जो वैलेंसी इसके कंपाउंड में होती है पर हाइड्रोजन एटम वो 1 होती है। और ये ऑलरेडी मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बता चुका हूं, वैलेंसी के साथ कभी भी साइन नहीं लगाते बच्चों, ठीक है। तो इसलिए कितना आ जाएगा ये 1 इक्विवेलेंट, ये देखिए इक्विवेलेंट मास, तो हम इसको सिंपली यहां पर लिख देंगे 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर मैं इसकी जगह यहां ऑक्सीजन लेता हूं, तो ऑक्सीजन इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है 16, ठीक है। और इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? जनरली ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है इसके कंपाउंड में, जैसे वाटर का ही एग्जांपल है, ये देखिए 2 वैलेंसी है, तो 16/2 8 ग्राम। ये देखिए यही बच्चों अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे तो ये 8 ग्राम होगा, ठीक है। इसकी जगह अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 14 ग्राम है, और इसको नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, जैसे नाइट्रोजन ट्राई वैलेंट होता है, ये देखिए 3 वैलेंसी होती हैं, तो नाइट्रोजन के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 14 डिवाइड बाय 3 4.66 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह और कोई भी आप एटम लेते हैं, जैसे क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन जैसे इसकी भी वैलेंसी जनरली 1 होती है, जनरल वैलेंसी। हालांकि क्लोरीन वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, जो हमने रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में भी डिस्कस किया था। तो अभी यहां पर मैं 1 वैलेंसी से डिफाइन करूंगा, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम है, और इसको डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो भी 35.5 ग्राम आएगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी एटम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होगा, जो भी उसका ग्राम एटॉमिक मास है मैं उसको डिवाइड कर दूंगा वैलेंसी से। तो इसके लिए मुझे एटम पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जामिनर ने दिया है, और उसकी वैलेंसी मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अच्छा, जैसे अगर इसकी जगह कार्बन होता, ये देखिए कार्बन जनरली टेट्रावैलेंट होता है ये, तो यहां ग्राम एटॉमिक मास कितना बताया था 12 ग्राम, और इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 3, ये देखिए 12/4, तो कितना आ जाएगा 3 ग्राम। तो ये कार्बन का इक्विवेलेंट मास है। तो ये हमने एटम के लिए देखा। अगर इसकी जगह आयन होगा तो क्या करोगे? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे केस 2, इसमें मैंने यहां पे लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। अगर मैं आयन का इक्विवेलेंट मास लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं ई आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। क्या होगा ये? जो भी आयन का ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यूनिट ऑब्वियसली ग्राम पर मोल होती है, मैं उसको डिवाइड करूंगा चार्ज ऑन दैट आयन। और बच्चों, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो ऑब्वियसली चार्ज यहां पर जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, मींस प्लस या माइनस, उसको मैं यहां पे नेग्लेक्ट करूंगा। सिर्फ जो चार्ज की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं मेरे पास नाइट्राइड आयन है, ये देखिए N3-, ये हमने अभी रिडॉक्स रिएक्शन में भी डिस्कस किया था, और अभी हमने N3- आयन में मोल्स, आयंस, ये सब कैलकुलेट भी किए थे। तो यहां क्योंकि ये आयन है
और नाइट्रोजन एटम है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा जो 14 ग्राम है, डिवाइड बाय इसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, -3, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा 3, तो इसका मतलब ये फिर वही 4.66 ग्राम आ जाएगा। इसकी जगह अगर आपके पास है O2- ऑक्साइड आयन, ये भी हम बच्चों पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब यहां फिर ग्राम एटॉमिक मास जो 16 ग्राम है ऑक्सीजन का, और डिवाइड कर दूंगा जो चार्ज है इसके ऊपर 2, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। अच्छा, जैसे मैं मान लेता हूं बच्चों मेरे पास फेरस एंड फेरिक हैं, ये देखिए, ये आपको मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में बताए थे, फेरस एंड फेरिक। अगर Fe लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फेरस, तो यहां इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है 56 ग्राम आयरन होता है। यहां पर मैं डिवाइड किससे करूंगा, 2 से, तो 56 डिवाइड बाय 2, ये देखिए। वेरस अगर आप इसकी जगह यहां Fe3+ लेते हो, ये देखिए फेरिक आयन Fe+3, तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है 56 ग्राम, उसको अब 3 से डिवाइड करोगे तो 56/3, ये देखिए। मतलब आयरन अगर +2 फॉर्म में है तो 56/2, आयरन अगर +3 फॉर्म में है तो 56/3। तो देखिए एक ही एटम का 2 अलग अलग इक्विवेलेंट मास आ रहे हैं। यही अभी आपको मैंने बताया था, क्योंकि यह डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, यहां पर चार्ज के ऊपर, और चार्ज Fe के केस में +2 और +3 दोनों पॉसिबल हैं। तो इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए फिक्स क्वांटिटी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फिक्स क्वांटिटी है, बट जो इक्विवेलेंट मास है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, तो मैं इसको वहां पे नोट में मेंशन कर देता हूं। हां बच्चों, जैसे मैं यहां पे नोट में लिख रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज फिक्स्ड मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM of a molecule is also fixed mass, but इसकी जगह बट ग्राम इक्विवेलेंट मास GEM, जिसको हमने इक्विवेलेंट मास भी बोल रखा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ गिवन स्पीसीज कैन बी वेरिएबल। एक ही स्पीसी के लिए जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है वो वेरिएबल हो सकता है। जैसे हमने अभी Fe का एग्जांपल लिया, +2 एंड +3, हमने इससे पहले एग्जांपल में वाटर एंड H2O2 भी लिए थे। ये देखिए, क्योंकि ये कंबाइनिंग टेंडेंसी से आ रहा है, क्योंकि यहां पर चार्ज से आ रहा है इक्विवेलेंट मास, इसलिए ये वेरिएबल हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। हां, तो मैं जैसे आपको आयंस के और एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। जैसे मान लेता हूं मेरे पास है सल्फेट आयन। अब देखिए जो सल्फेट है वो मॉलिक्यूलर आयन है, जबकि यहां हमने सारे एटम्स लिए थे, तो इसलिए मुझे यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। कितना लोगे बच्चों? सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 × 4, तो 32 16 × 4 मतलब 64 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 96, और डिवाइड बाय जो भी इसके ऊपर चार्ज है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 96 डिवाइड बाय 2 ग्राम। ठीक है, इसकी जगह अगर तुम फॉस्फेट लेते हो बच्चों, तो फॉस्फेट फिर वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 × 4, और डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे, तो ये 64 और प्लस 31, इसका मतलब 95 डिवाइड बाय 3। ये देखिए, और ऐसे ही अगर इसकी जगह आप यहां पर लेते हैं कार्बोनेट आयन,
तो कार्बोनेट, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और बच्चों डिवाइड किससे करोगे? 2 से, तो ये 48 प्लस 12, इसका मतलब 60/2 ग्राम। तो बच्चों ये हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं आयंस का। तो अब इसमें हमारे पर कोई यहां पर हम कह सकते हैं इसके बाउंडेशन नहीं है कि मुझे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। सिंपली हम यहां पर जब भी आयंस होगा तो डिनोमिनेटर में जो भी आयन के ऊपर चार्ज होगा उससे डिवाइड कर दिया करेंगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हमने केस 2 में आयंस का इक्विवेलेंट मास निकाला है। नेक्स्ट केस के ऊपर आता हूं। हां बच्चों, जैसे मैंने केस 3 में यहां पे लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट, इसकी डेफिनेशन आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड बेस रिएक्शन से बनता है। सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस की रिएक्शन से हमको जनरली मिलते हैं सब्सटेंस, हम उनको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं HCl को NaOH से रिएक्ट कराता, ये देखिए HCl एसिड है बिकॉज इट गिव्स H+ आयन, NaOH बेस या एल्कली है, इट गिव्स OH आयन। दोनों की रिएक्शन से हमको NaCl मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। तो ये जो NaCl मैंने लिखा है ये सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम इस टाइप के सॉल्ट के ऊपर इक्विवेलेंट मास को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू जो भी सॉल्ट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, GMM, इसको हम डिवाइड कर दिया करेंगे चार्ज ऑन कैटायन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, या फिर इसकी जगह चार्ज ऑन एनायन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एनायंस। ये देखिए, ये फॉर्मूला बच्चों हम सॉल्ट के लिए फॉलो करेंगे। तो जब भी मुझे किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, मैं हमेशा इस फॉर्मूला को बच्चों फॉलो करूंगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली इसकी जगह हम एक फॉर्मूला और यहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं। हां बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा था ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर मुझे सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो जो भी उस सॉल्ट में कैटायन है उसका इक्विवेलेंट मास और प्लस जो भी उसमें एनायन है उसका इक्विवेलेंट मास, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए। कितने कैटायन या कितने एनायन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैटायन या एनायन मतलब आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था बच्चों? जो भी ग्राम एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर देंगे चार्ज से। ये देखिए, और ऐसे ही यहां पर भी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसको डिवाइड कर देंगे चार्ज से। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हो गया हमारे पास। जब भी मुझे सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होगा मैं इस फॉर्मूला को फॉलो कर सकता हूं बच्चों। तो देखिए, जैसे अच्छा, किसी भी सॉल्ट में कितने कैटायंस या कितने एनायंस हैं, ये AXBY के एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि AXBY एक सॉल्ट है। ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है वो हमेशा कैटायन कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो भी राइट हैंड साइड में लिखा होता है वो हमेशा एनायन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब आप इसको स्प्लिट करिए, तो A के नीचे जो लिखा हुआ है यहां X, वो A का सबस्क्रिप्ट है, और B के नीचे जो लिखा हुआ है
वो y वो b का सबस्क्रिप्ट है। तो देखिए जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो a का जो सबस्क्रिप्ट है उतने आयंस a के बनेंगे, मतलब x आयंस a के बनेंगे, और a पर चार्ज कितना होगा जो b का सबस्क्रिप्ट है, तो ये हो जाएगा प्लस y, ये देखिए। और ऐसे ही अगर हम यहां b की बात करते हैं तो कितने b के आयंस हैं, y आयंस हैं, और b के ऊपर चार्ज कितना होगा, क्योंकि b एनायन बना रहा है, a का जो सबस्क्रिप्ट है वो b के ऊपर चार्ज है, तो ये हो जाएगा -x। ये देखिए, इस फंडा को हमेशा फॉलो करना। अच्छा, ये आपको आयंस ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूं, स्टैंडर्ड आयंस है जैसे सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन, इनको मत बीच में ब्रेक कर देना। कार्बोनेट मतलब CO3-2 होता ही है कार्बोनेट, ठीक है, या फॉस्फेट, या नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। तो ये हमेशा आपको आयंस याद होने चाहिए। आपको इसलिए धीरे धीरे देखिए समझ में आ रहा होगा, बार बार मैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, इसलिए हमने सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को अपना बढ़िया चैप्टर प्रिपरेशन कर लिया था, और इसलिए अब हम स्टोइचियोमेट्री को कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ अब मैं कोई एग्जांपल यहां पे लेता हूं, जैसे हम सबसे पहले NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं, जो फेमस टेबल सॉल्ट का एग्जांपल है, Na+ और Cl-। आप देख रहे हैं यहां पर कि Na+ 1 आयन है और Cl- भी 1 आयन है। इसका मतलब यहां X 1 है और Y भी 1 है। तो जब मैं NaCl को स्प्लिट करूंगा, Na+ Cl- को स्प्लिट करूंगा, तो 1 आयन Na+ के बनेंगे और 1 आयन Cl- के बनेंगे। तो यहां पर अगर मैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहता हूं NaCl का, तो जो भी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ऑफ NaCl डिवाइड बाय कैटायन के रेस्पेक्ट में, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, चार्ज ऑन कैटायन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कैटायन। तो कैटायन पर चार्ज +1, कैटायन 1, इसका मतलब 1 × 1, या एनायन के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, चार्ज ऑन एनायन 1, कितने एनायन 1, फिर वही 1 × 1, ठीक है। तो इसका मतलब GMM NaCl का, सोडियम का 23 ग्राम एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का 35.5 ग्राम, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे, 1 से। तो ये तुमको NaCl का इक्विवेलेंट मास पता चल गया, इट इज 58.5 ग्राम डिवाइड बाय 1, मतलब 58.5। अच्छा, नॉट ओनली विद दिस मेथड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला ऑल्सो, करके बता देता हूं। हाँ बच्चों, तो मैं यहां लिख सकता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उससे कैलकुलेट करता, तो ऑब्वियसली सेम वैल्यू ही आएंगी। NaCl का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू सोडियम कैटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन एनायन का इक्विवेलेंट मास। यही हमने यहां पे लिखा था, कैटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनायन का इक्विवेलेंट मास। कितने आयंस हैं ये, इस फॉर्मूला में यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम डिवाइड, इसके ऊपर चार्ज 1 है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम डिवाइड बाय 1, तो देखिए ये फिर वही 58.5 ग्राम आ गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं एग्जांपल 2 पर। मान लेता हूं इसकी जगह मेरे पास होता Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहां आप देख रहे हैं Al2, इसका मतलब X तो 2 है और सल्फेट का होल थ्राइस तो Y3 है। तो नाउ सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लीजिए, Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये 2 एल्यूमिनियम, और सल्फेट का जो सबस्क्रिप्ट है वो एल्यूमिनियम पर चार्ज है +3, और 3 सल्फेट, सल्फेट पर -2 चार्ज। इससे मैं इसका इक्विवेलेंट मास लिख लूंगा Al2SO4 होल थ्राइस। कितना हो जाएगा बच्चों, इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है एल्यूमिनियम सल्फेट का, डिवाइड बाय, चाहे तुम कैटायन के रेस्पेक्ट में देखो चाहे तुम एनायन के रेस्पेक्ट में देखो, देखो एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2,
इसका मतलब 3 × 2, या कोई एनायन के रेस्पेक्ट में देखता तो 2 चार्ज है और 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 आयंस हैं तो फिर वही, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म तुम चाहे कैटायन के रेस्पेक्ट में या एनायन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो हमेशा सेम ही होगी, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या बताया था, इसका ग्राम एटॉमिक मास 27 प्लस 3, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 और डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा, 6 से। तो ये आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा बच्चों ग्राम में। अच्छा, इसको अगर मैं उस फॉर्मूला से बनाता तो कैसे बनाता, तो ऑब्वियसली बहुत इजीली हम अप्लाई करके देखते हैं। हाँ बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है, मैं अगर इसके थ्रू ये प्रॉब्लम बनाता, इट इज Al2SO4 होल थ्राइस। तो बच्चों यहां पे कौन कौन से आयंस हैं, एक तो एल्यूमिनियम है जो +3 चार्ज शो कर रहा है और दूसरा सल्फेट है जो -2 चार्ज शो कर रहा है। उस फॉर्मूला में मुझे नंबर कितने हैं इनके उससे कोई यहां पर फर्क नहीं है। तो एक एल्यूमिनियम है +3 और दूसरा सल्फेट है -2। तो एल्यूमिनियम, इसका ग्राम एटॉमिक मास 27 डिवाइड बाय 3, सल्फेट जो अभी हमने यहां पर लिखा इट इज 96 डिवाइड बाय 2। ये देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कैसे लेते हैं, तो ये 6 होगा, 3 और यहां 6 है मतलब 2, तो 2 × 27 और ये 2 और यहां 6 है तो 3, तो 3 × 96। ये देखिए, ये और ये वैल्यू सेम है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालोगे बच्चों, हमेशा सेम ही रिजल्ट आएगा। ये पूरा सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी जगह जैसे अगर मैं यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट लेता, ये देखिए यहां गलती होने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट से, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बताओ यहां पर X कितना है, X मैग्नीशियम 1 आयन है, मतलब X की वैल्यू 1 है। Y कितना है, कितना है 4, आपकी आवाज आ रही है 4, गलत है। ये तो बच्चों पूरा आयन है ना SO4 सल्फेट, तो यहां पे Y इज नॉट 4, Y यहां पर है 1। यही देखिए, यही मिस्टेक होती है, ठीक है। तो अब आपको मुझे यहां पर पता चल चुका है कि यहां मैग्नीशियम भी 1 आयन है और सल्फेट भी 1 आयन है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम 1 सल्फेट 1। लेकिन यह ऑब्वियस है कि सल्फेट पर -2 चार्ज बच्चों स्टैंडर्ड है। आप ऐसे नहीं लिखें इसको कि 1 मैग्नीशियम +1, 1 सल्फेट -1, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, सल्फेट पर -1 चार्ज थोड़ी होता है, सल्फेट पर तो -2 चार्ज होता है। नंबर ऑफ आयंस दोनों 1 है, लेकिन ये जो मैंने आपको स्टैंडर्ड आयंस बता रखे हैं, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब इसलिए मैंने आपको बता रखे हैं कि ये याद होने चाहिए हमेशा। तो सल्फेट पर -2 चार्ज, तो देखिए जब मैं Mg1SO4 होल 1 को स्प्लिट करूंगा तो 1 Mg +2, 1 सल्फेट -2। क्यों, मैग्नीशियम हमेशा +2 चार्ज बियर करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। सल्फेट हमेशा -2 चार्ज बियर करेगा, इट इज स्टैंडर्ड एनायन। अब आप यहां कैलकुलेट करके देख सकते थे इक्विवेलेंट मास, तो मैं आपको यहां बताता हूं। हां देखिए, जैसे अब मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर इक्विवेलेंट मास MgSO4 का, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो MgSO4 का है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा। अगर तुम कैटायन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो +2 चार्ज है और नंबर ऑफ कैटायन 1 है, तो 1 × 2, या एनायन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो भी 1 × 2, चार्ज 2 है, नंबर ऑफ एनायन 1 है। तो अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4। ये देखिए स्पीड इसलिए मेरी बहुत फास्ट है क्योंकि मुझे सबके ग्राम एटॉमिक मास याद हैं। तो जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक मास में पूरी टेबल बनवाई है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको अब उनके ग्राम एटॉमिक मासेस याद हैं। तो बच्चों याद हो जाने चाहिए, और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 24
प्लस 96 डिवाइड बाय 2 इतना हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली इसकी जगह अगर आप ऐसे निकालते, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जो कैटायन और एनायन के रेस्पेक्ट में, तो कैटायन है Mg+2, एनायन है सल्फेट आयन। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास, ग्राम एटॉमिक मास 24, डिवाइड कैसे करूंगा 2 से। सल्फेट का 96 डिवाइड कैसे करूंगा 2 से। तो ये सिंपली 24 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये देखिए, यही बच्चों हमने ऊपर निकाला था। ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इसकी जगह मैं लेता हूं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अब तुम स्प्लिट करके बताओ अपनी कॉपी में, एल्यूमिनियम फॉस्फेट कैसे स्प्लिट करोगे? कर लिया सभी बच्चों ने? तो देखिए क्या किया होगा तुमने, फिर इसमें फॉस्फेट दिख रहा है बच्चों तुमको, तो एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट 1 है और फॉस्फेट का भी सबस्क्रिप्ट 1 है, 4 नहीं है। मतलब यहां x और y दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो इसलिए हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे। देखिए, क्योंकि फॉस्फेट पर -3 चार्ज होता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होना जरूरी है, सो दैट ओवरऑल चार्जेस का सम 0 के इक्वल होगा। तो यहां एल्यूमिनियम का 1 आयन है, फॉस्फेट का 1 आयन है, दोनों के ऊपर चार्ज +3 एंड -3 है। फॉस्फेट इज स्टैंडर्ड -3 आयन। अब आप यहां से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो AlPO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? जो भी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसको हम डिवाइड करेंगे, या तो कैटायन के रेस्पेक्ट में देख लीजिए या एनायन के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। तो कैटायन 3 × 1, एनायन 3 × 1। ये देखिए, तो यहां ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 27 ग्राम, फॉस्फोरस 31 ग्राम, ऑक्सीजन 16 × 4 ग्राम, और डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर दूंगा। ऑल्टरनेटिवली इसकी जगह अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, हमारा जो मेथड नंबर 2 था, तो उसमें एल्यूमिनियम का जो +3 फॉर्म में इक्विवेलेंट मास, फॉस्फेट का जो -3 फॉर्म में इक्विवेलेंट मास, ये 27 डिवाइड बाय 3, ये 31 प्लस 64 डिवाइड बाय 3, तो एलसीएम 3 आ गया। 27 प्लस 95, ये आपको इक्विवेलेंट मास मिल गया। तो ये देख लीजिए या ये देख लीजिए, दोनों सेम हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो मैं आज इस लेक्चर में कुछ सॉल्व आपको यहां पर देता हूं, आप उनके आंसर्स यहां पर लिखना, और मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं आपको वहां पर उनके आंसर्स वेरीफाई कराऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो मैं यहां पे होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स लिखूंगा। हां बच्चों, ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर लिख रहा हूं, आपको कैलकुलेट करने हैं इक्विवेलेंट मासेस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स, और सभी के रिजल्ट बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं पर भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है Na2CO3, सेकंड मैंने यहां पे लिखा है KBr, थर्ड मैंने यहां पे लिखा है MgCl2, फोर्थ मैंने यहां पे लिखा है MgS, फिफ्थ मैंने यहां पे लिखा है MgCO3, सिक्स्थ मैंने यहां पे लिखा है NH4NO3। ये देखिए, इन सबके तुमको मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके बताने हैं। तो ध्यान से सभी को इन, मुझे लगता है कि सारे एलिमेंट्स के मैंने ग्राम एटॉमिक मास बता रखे हैं। ब्रोमीन का ग्राम एटॉमिक मास 80 ग्राम होता है, अभी मैंने आपको मेरे लेक्चर में बताया था।
पोटेशियम का, सोडियम का, इन सब का मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो वो पीछे जो टेबल है उसको रेफर करिएगा और फिर इन प्रॉब्लम्स के आंसर्स लिखिएगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। देन मैं कुछ और केसेस यहां पर डिस्कस करूंगा। आज हमने 3 केसेस को डिस्कस कर लिया इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने में। मैं आपको एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं, एंड ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो अब बताऊंगा। ठीक है, तो सबको मजा आ रहा है, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए।